नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थे, उन्होंने 2-3 दिन पहले जब वो अनंत अंबानी की शादी में गए थे, उसके बाद अगले दिन वो उद्धव ठाकरे के घर पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी और उस पूजा अर्चना के बाद उद्धव ठाकरे ने उनको अपने घर मातोश्री पर बुलाया था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वालों से बातचीत करते हुए ये कहा कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात का शिकार हैं और विश्वासघात करना उतना ही बड़ा पाप है। इसलिए जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं है। इस बात को अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था। उसके अगले दिन जो महंत नारायण गिरी हैं जूना अखाड़ा के, उन्होंने शंकराचार्य को बुरा-भला कहा और ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग अब शंकराचार्य को गाली पड़वाने में लगे हुए हैं। वो खुद नहीं देते, लेकिन अलग-अलग मोहरों को खड़ा किया जा रहा है। तो नारायण गिरी ने पहले उनके बारे में कुछ बोला और अब कंगना रनौत ने शंकराचार्य पर वो भड़क गई है। कंगना रनौत जो कि मंडी से सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश की जो मंडी लोकसभा सीट है, वहां से वो सांसद है और अब उन्होंने शंकराचार्य पर अपना गुस्सा दिखाया है। मैं चाहती हूँ कि इस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊं क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट को ध्यान से देखिएगा। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? और उनका इस बात को कहना, इस ध्यान से इस लाइन को देखिए, उन्होंने कहा कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। यानी कि वो ये कह रही हैं कि जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई शिवसेना को, तो वो एक संवैधानिक कार्य था, उसको वो बता रही हैं। फिर वो क्या लिखती हैं, शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। यानी कि वो शंकराचार्य को ये कह रही है कि शंकराचार्य को बोलना नहीं आता, जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग है। धर्म ये भी कहता है अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब आप ये लाइंस देखिए, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत ने शंकराचार्य जी के लिए किया है। अब जाहिर सी बात है कि शंकराचार्य पर 4 इस तरीके के शब्द लिखने के पहले उनको कहीं ना कहीं से जरूर ये बोला गया होगा। आई एम प्रिटी श्योर, 100% श्योर कि उनको किसी न किसी ने ये जरूर बोला होगा कि किस तरीके से आपको शंकराचार्य जी को अटैक करना है, किस भाषा में करना है, क्या बोलना है। और जिस तरीके का पोस्ट उन्होंने लिखा है, तो वाकई में ये बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन्होंने शंकराचार्य जी के बारे में लिखा है। और केवल क्यों? क्योंकि जो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उद्धव ठाकरे के बारे में ये बात लिख दी थी और ये बात कहीं ना कहीं जाकर महाराष्ट्र में जो अभी 2-2.5 महीने बाद होने वाले जो चुनाव है उससे जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कंगना उन पर भड़केंगी और बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको पेडल करती हुई दिखेंगी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और थॉट लीडर ओंकारेश्वर पांडे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कंगना के इस पोस्ट पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने शंकराचार्य पर करी है और कई बेहुदा बयान और कई बेहुदा पोस्ट्स उन्होंने इसके पहले भी लिखी हैं, चाहे वो आजादी कब मिली थी उसको लेकर या फिर देश का प्रधानमंत्री कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आज शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी क्यों की आपके हिसाब से? जी। देखिए, शंकराचार्य जी के बारे में जिस तरह के अपमानजनक तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, वो उन्होंने स्वयं थोड़ी की है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से बनाई गई हैं वो, और उनके ज़रिए उनको अपमानित किया जा रहा है क्योंकि शंकराचार्य जी ने बड़े कटु सत्य को सामने रखा और वो सत्य ऐसा है जो भाजपा को असहज कर रहा है, भाजपा आला कमान को असहज कर रहा है। तो ज़ाहिर है उनके ऊपर वो इस तरह के लांछन लगाना चाहती हैं।
लेकिन उस लांछन में भी सच्चाई नहीं है। वो कह रही हैं कि राजनीति में ये होता रहता है, राजनीति में दल-बदल वगैरह होता रहता है और कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन उन्होंने बताया है, अब आप बताइए कि जिस तरह 1971 में विभाजन बता रहे, 1971 में तो पार्टी का कोई विभाजन हुआ नहीं। इस तरह से जो अनर्गल बातें हैं, पहले भी यही कंगना रनावत हैं जो कह देती हैं 2014 में भारत का जो है वो एक तरह से आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। तो इनके एक से एक बयानात ऐसे हैं, किसानों के बारे में जो उन्होंने बयान दिए थे, उसका क्या हश्र हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर किस तरह से मतलब एक सीआईएसएफ के लेडी कांस्टेबल ने इनके बयानों के आधार पर ही इनके उसके कारणों के आधार पर इनको थप्पड़ मारा था। तो जनता में इनका क्या वो है, इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या रसूख है, क्या इनके प्रति लोग भावना रखते हैं, ये इनको मालूम है। आप इनके ट्वीट को ही देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने इनके ट्वीट पर जो जवाब दिया है, वो जवाब काफ़ी है समझने के लिए कि आप जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई से परे है और असम्मानजनक है, अपमानजनक है शंकराचार्य जी जैसे लोगों के लिए। अगर वो कह रहे हैं कि उनके साथ उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, तो ये पूरी दुनिया जानती है। दल-बदल होना वैचारिक परिवर्तन के कारण या एक पूरे विचार के कारण पार्टी में टूट होती है, वो संविधान के तहत भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर आप ईडी, सीबीआई और बाकी का दबाव डाल के आप किसी तरह से वो किसी पार्टी को तोड़ रहे हैं और गलत तरीके से उसको वो कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी लोगों को पचता नहीं है। और इसका जवाब पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला है। लोगों ने बताया है कि वो इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते, इस तरह की धर्म की राजनीति पसंद नहीं करते, इस तरह विभेद की राजनीति पसंद नहीं करते, इस तरह झूठ की राजनीति पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि कंगना रनावत जैसे लोगों को इस तरह से बोलने की बजाय अपना मुंह चुप रखना चाहिए, क्योंकि इस समय वो सांसद हैं। उन्हें सांसद बना दिया गया है, उन्हें चुनवाया गया, जिताया गया है। वो अपने बूते नहीं जीती हैं, पार्टी ने, संगठन ने और नेतृत्व ने सपोर्ट करके उन्हें जिताया है। तो सांसद बनने के बाद एक सांसद को किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उनको भली-भांति समझना चाहिए, वरना खामखा की चीज़ों में अपने फजीहत वो और करा लेंगी। जी। लेकिन सर अब मैं उनके ट्वीट की एक-एक लाइन थोड़ा-सा आपके साथ एनालाइज़ करूँगी। जो पहली लाइन उन्होंने लिखी कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। और साथ में उन्होंने कांग्रेस का ज़िक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा, तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? अब आपको क्या लगता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं? क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, वो सही है, वो संवैधानिक है? और वो ये क्या कह रही हैं कि क्या राजनेताओं का यही काम है कि पार्टी को तोड़ना और विभाजन करना सामान्य है, संवैधानिक है? और वो ये कहती हैं कि राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? तो ऐसे तो ये दूसरा सवाल सवाल भी ये खड़ा है होगा। कि क्या सर भाजपा नेतृत्व उनकी भाषा को एंडोर्स करता है? हाँ, आप हुँ। पूछिए, आप कुछ कह रही थी। नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो उन्होंने बात ये कही कि राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? तो आज वही चीज़ शंकराचार्य जी के लिए भी तो लोग पूछ सकते हैं ना, कि शंकराचार्य धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या फ़िल्मों के रिलीज़ और फ्लॉप पर बात करेंगे? नहीं, ये बात सही है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं न कहीं शंकराचार्य हों या कोई भी धार्मिक नेता हो, उनको धर्म के विषय पे बोलना चाहिए और इस तरह के राजनीतिक विषयों से थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये बात सब पे लागू होती है। जो राजनेता है वो धर्म पे बात कर रहा है, वो धार्मिक नेता है वो राजनीति पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो ये आया है इस समय, ये थोड़ा-सा समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, वो उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा है और आज ये उद्धव ठाकरे का विरोध कर रही हैं। उसी एकनाथ शिंदे उसी सरकार में मंत्री थे जब इनका घर तोड़ा गया था और आज आप उनके साथ खड़ी हैं। तो कंगना रनावत जो कह रही हैं, वो किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। कंगना रनावत के कहने में, किसी और के कहने में बहुत दूसरी बात आपने कहा कि क्या राजनीति में कोई गोलगप्पे बेचेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस लाइन को स्वीकार करती है? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के ज़रिए अपने किए कराए सारे कार्यों को जायज़ ठहराना चाहती है, कि साहब हम गोलगप्पे नहीं बेचने आए हैं।
तो पार्टी विद डिफरेंस जिस तरह का ये कार्य कर रही है कि एक दिन अचानक जो है एक व्यक्ति को सुबह सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, फिर उसके बाद वो बहुमत साबित नहीं कर पाता, फिर वो भाग जाता है, फिर वापस चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह के कार्य क्या ये गोलगप्पे बेचने जैसा ही कार्य है? वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप पार्टी से गोलगप्पा बिचवाना चाहते हो तो आप बिचवा लो, लेकिन नहीं तो पार्टी आप विद करिए, डिफरेंस इस तरह की पार्टी आप नहीं रही है जिससे उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, ये माना जाता रहा है। लेकिन कंगना रनावत जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, ये बात अब पुरानी हो गई, पार्टी विद डिफरेंस ये नहीं है, ये गोलगप्पे बेचने वाली पार्टी है। तो क्या आज एक तरीके से कंगना रनौत ये बता रही हैं कि जो मोदी और शाह जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो केवल और केवल गोलगप्पा बेचने के समान है? दरअसल उन्होंने अपने नेतृत्व को ही एक तरह से दोषी ठहरा दिया है। जिस तरह की हुँ। भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया है, वो गोलगप्पा कौन बेच रहा है? भई आप बेच रहे हो ना, तो उनके पार्टी को इस तरह इस्तेमाल किए जाने के, तोड़-फोड़ करने के, ऑपरेशन कमल चलाने को उन्होंने गोलगप्पा बेचना जो है वो करार दे दिया है कि हम क्या खाक बेचने आए हैं, गोलगप्पा बेचने आए हैं? तो आप यही कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को देश के लोग देख रहे हैं, तमाम राज्यों में आपको लोग नकार रहे हैं, धीरे-धीरे आपका डिक्लाइन हो रहा है। इस बार तो मैसिव डिक्लाइन हुआ, कहाँ 400 पार की बात और कहाँ आप 240 पर टिके और ऐसे लोगों के बयानों के आधार पर ही टिके। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा चुनाव के बाद। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये एक और उदाहरण है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो। आप शंकराचार्य के बहाने विपक्ष को निशाना बनाना चाह रहे हो। आप स्पष्ट रूप से कहिए कि क्या कहना चाहते हैं आप विपक्ष से। एक जिम्मेवार सांसद को अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिसको पता ही नहीं हो कि देश को आजादी कब मिली, जिसको पता ही नहीं हो बहुत सारी बातों का, वो कब क्या कह दें कि भारत तो एक लीज पर है, उसको आजादी मिली ही नहीं। आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आप कुछ भी कहते हैं तो आपके कहने का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए हुँ। आप जैसे लोग शंकराचार्य पर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गोलगप्पे बेचने जैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे शंकराचार्य का कुछ नहीं होता। देश के करोड़ों करोड़ लोग जो अपने हिंदुत्व के प्रति आस्था रखते हैं, शंकराचार्य के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनको ऐसे बयानों से, ऐसे भाषणों से निराशा होती है। और उससे ठीक लगता है कि भाजपा है। कैसे-कैसे लोगों को सांसद बना के और उनको इस तरह से मैदान में उतार देती है। लेकिन सर एक चीज़ और भी है, जो ये लाइन उन्होंने लिखी कि शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अपमानजनक शब्दावली जैसे गद्दार और विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाएँ भावनाएँ उससे ठेस पहुँचाई है। अब हम सब मतलब क्या वो ये कह रही हैं कि भई मोदी जी अपने मुँह से नहीं बोल सकते, अमित शाह अपने मुँह से नहीं बोल सकते, तो फिर मैं वो काम कर लेती हूँ और पूरे बीजेपी के बिहाफ पर क्या वो ये कह रही हैं कि पूरे बीजेपी की भावनाएँ आहत हुई हैं शंकराचार्य जी के इस बयान से? वो तो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने कहा हम एग्ज़ैक्टली सब उनको जी, उनको आधिकारिक प्रवक्ता बना देना चाहिए और फिर वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। बीजेपी कहे कि जो कंगना रणावत कह रही हैं, वो ठीक कह रही हैं। देश की जनता अपने आप समझ लेगी कि आपकी भाषा अब यही हो गई है। अब भाजपा की भाषा कंगना रणावत की भाषा हो गई है, गोलगप्पे की भाषा हो गई है। लोग देख लेंगे, लोग समझ लेंगे और उसके बाद अपना निर्णय करेंगे। तो धीरे-धीरे जो भाजपा के प्रति लोगों की आस्था है, लोगों का जो विश्वास रहा है, जो लोगों के मन में एक आदर्शवाद का वो वहम रहा है, वो कंगना रणावत जैसे लोग बड़े आसानी से उसको तोड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नहीं साहब, हम भी गोलगप्पा बेचने ही यहाँ पे आए हैं। आप चिंता मत करिए, हम आपसे अलग नहीं हैं। हम दूसरों की तरह हैं और दूसरों से ज़्यादा खराब हो सकते हैं। हुँ। आप इसको बुरा मत मानिए, मेरा काम ही है ये जस्टिफाई करना, ये बहुत गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है। उनको रिथिंक करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके प्रति कर रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका नुकसान
आप सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें तो कम से कम कंगना रनावत इतनी उनके बयानों में इतने क्रेडिट नहीं है कि वो शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व को डिस्क्रेडिट कर सकती हो। उनका उनका ज्ञान देख लीजिए, उनका जीवन भर का जो वो है योगदान है एक शंकराचार्य का, वो वहां मुझे लगता है कि उनको इस बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं इसलिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर ही करेंगे, सिर्फ एक चटकारे लेके देखने वाली बात होती है कि ठीक है फिल्म से हैं, फिल्म की हीरोइन रही हैं, तो आपके आपके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करता ना। आप किस तरह का एक्ट करती हैं, किस तरह के उसमें वस्त्र धारण करती हैं, उस पे कोई टिप्पणी करता है क्या? जो टिप्पणी करने वाले हैं वो ट्विटराती हैं, जो ट्विटर पे आपको बता देते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो आपके जब अभिनय पे, आपकी चीजों पे लोग एक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियली कोई नहीं बोल रहा है आपको, तो आपको भी इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है। अपने काम-काज के एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आप कुछ सांसदों को, कुछ विधायकों को आप देखेंगे कि अपने क्षेत्र में वो क्या विकास कार्य कर रहे हैं, क्या कल्याण के कार्य कर रहे हैं, पॉलिसी में वो किस तरह के बदलाव चाहते हैं, क्या नया कुछ देश को योगदान दे रहे हैं, वो कभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। और कंगना रनावत एक नहीं है, ऐसे अनेक लोग हैं जो हमेशा आपको कहेंगे आप रामद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप ये कर लो। पूछो कि भाई साहब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपके मंत्रालय में कुछ काम वाम हुआ है? आप कुछ काम भी करते हो कि खाली लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हो? तो गोलगप्पे लेकिन सर बेचवा रहे हो, आप कुछ काम भी कर रहे हो सांसद के तौर पर या नहीं, ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर एक अंग्रेजी में शब्द है मोटर माउथ और हमने अभी पिछले 10 सालों में ऐसे बीजेपी के अंदर बहुत सारे मोटर माउथ्स देखे हैं, साध्वी प्रज्ञा, तमाम इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ भी बोल देते हैं धर्म की आड़ में। क्या कंगना रनावत अब उसी कैटेगरी में आ गई हैं जिनको कि गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? उनकी ये जो लाइन जो अपने पोस्ट में उन्होंने आखिरी में लिखी है कि शंकराचार्य जी इस तरीके की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब कंगना रनावत ये बता रही हैं कि शंकराचार्य नहीं बल्कि कंगना रनावत हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा बड़ी पैरोकार हैं, लोग उनको हिंदू धर्म पे सुने ना कि शंकराचार्य जी को? वो क्या कहना चाह रही है इस लाइन के हिसाब से? I think this is an example of not only motor mouth, but it's a example of bad mouth. आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ और जी। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ हिंदुत्व का भी ब्रांड एम्बेसडर होना चाहती हैं, तो बहुत बड़ा समाज है, समझदार लोग हैं देश के, वो समझते हैं कि किसको हम ब्रांड एम्बेसडर माने या ना माने। आप जैसे लोग अगर शंकराचार्य पर टिप्पणी करेंगे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप कौन हैं। सबसे पहले तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, आपका अपना व्यक्तित्व, आपका अपना कार्य, तो वापस लोग उस पे पहले देखेंगे ना कि ये बोल कौन रहा है। मुझे लगता है कि इस बात की गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही लोग इसको गंभीरता से लेंगे। इसलिए ऐसे बयानों को तो मुझे लगता है इग्नोर किया जाना चाहिए। लेकिन अंत में बस यही पूछूंगी सर कि अपनी किस तरीके की छवि बनाना चाह रही है? राजनीति में जरूर आ गई हैं, ठीक है, फिल्म का काम भी वो साइड बाय साइड करेंगी, उनकी कई फिल्म्स अभी रिलीज के लिए पेंडिंग है, लेकिन इस तरीके के बयान से वो किस तरीके का एग्जाम्पल संसद के अंदर और संसद के बाहर सेट करना चाह रही है? क्योंकि अब उनकी एक और आइडेंटिटी है कि वो मंडी लोकसभा की सांसद हैं और बतौर सांसद वो किस तरीके की इमेज अपनी प्रोजेक्ट करना चाह रही है? I think she might be good for the films, but she is not good for the politics. हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, बहुत आस्थावादी, धार्मिक आस्थाओं में मान्यता रखने वाले लोग हैं। वो खुद सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको शर्म आएगी कि हमारी क्षेत्र की सांसद एक शंकराचार्य के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी कर रही हैं। उसी तरह से पार्टी के एक बड़े तबके को, जो समझदार तबका है, उसको लगेगा कि नहीं भाई, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो चुनाव बाद माननीय मोहन भागवत जी को महसूस हुआ कि इस तरह की अमर्यादित भाषा, इस तरह से जो लोअर लेवल का जो इलेक्शन कैंपेन चला वो नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बड़े सेक्शन ऑफ बीजेपी को भी लगेगा, आज नहीं तो कल महसूस होगा कि नहीं, कम से कम ये हमारी तरफ से ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा करता है तो आप उसको टोकिए, आप उसको रोकिए।
अगर कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी और पार्टी, रीजनल पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो हम उसको इंडोर्स नहीं करेंगे। हम उसकी भी कड़ी से कड़ी आलोचना करेंगे और उसकी भी हम निंदा करेंगे। इस तरह की भाषा का भारतीय लोकतंत्र में स्थान नहीं होना चाहिए और लोगों को एक समझदारी, कम से कम जो समझदारी, जो जिम्मेवार पदों पे लोग बैठे हैं, जो आप सांसद हैं, आपको जनप्रतिनिधि बना के भेजा गया है, तो आपके एक एक बात की अहमियत होनी चाहिए, लेकिन वो अहमियत तब होगी जब आप अपने बात की कीमत स्वयं समझेंगे, आप उसको स्वयं देखेंगे, परखेंगे और तब बोलेंगे। तो इस तरह के चीजों को मुझे लगता है कि देश के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे और उनको भी स्वीकार नहीं करेंगे जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं। जी। बिल्कुल। बस चलते-चलते मैं वापस आपके उस सबमिशन पर आ रही हूँ जहाँ पर आपने कहा कि आज कंगना रनौत एक तरीके से मोदी जी की राजनीति को यही बता रही हैं कि जो मोदी जी की जो स्टाइल है राजनीति की, वो गोलगप्पा बेचने समान है। तो आज क्या पूरी तरह से कंगना रनौत ने इसको एंडोर्स कर दिया, लोगों के बीच में रख दिया कि देखिए बीजेपी के लिए राजनीति का मतलब है गोलगप्पा बेचना? एक समय था जब मोदी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं पे जो है साध्वी प्रज्ञा पे उन्होंने कहा था कि हमें शर्म आती है कि इस तरह की भाषा, और हम तो बिल्कुल उनको माफ नहीं करेंगे। तो जो इस भाषा का जो जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, उनको मोदी जी स्वयं रोकते थे और लोगों को लगता था कि चलो एक गार्जियन है पार्टी में, जो इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भाषाओं की मर्यादाएँ टूटी और वो सर्वोच्च स्तर से टूटी, हर लेवल पे टूटी, आपको जवाब भी उसी प्रकार का मिला। तो दोनों प्रकार से जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछाले गए। अब वापस, अब आप सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं, आपको एक गठबंधन की ही सरकार, चाहे वो सहयोगियों के बूते ही सरकार मिल गई है, आप उसको चला रहे हैं। तो बेहतर ये है कि सरकार की छवि को सुधारना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देने वाले लोगों के माध्यम से पार्टी और सरकार दोनों की छवि को बिगाड़ना चाहिए। तो इस बात की बहुत अहमियत है कि हम देखें कि इससे हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर शंकराचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया, तो ये सच्चाई है कि तोड़ा गया और छल बल से तोड़ा गया। कोई ऐसा नहीं कि बड़े आस्थावान होके अचानक लोग आए और आपके साथ शामिल हो गए। वो सबने और उस आप महाराष्ट्र के नाटकीय हाँ, प्रकरण को सबने देखा है। नहीं, और जो आप कह रहे हैं कि तो छल को वो संवैधानिक बता रही है, छल को वो एक सामान्य चीज़ बताने की कोशिश कर रही है कि राजनीति में तो ये सामान्य है। ये जस्टिफिकेशन पार्टी आला कमान पर वापस आएगा। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो इस चीज को मौन साधे रखेंगे, तो मौनम स्वीकृतिम लक्षणम, ये मान लिया जाएगा कि पार्टी आला कमान ने ही उनको ये स्क्रिप्ट लिख के दिया है बोलने को और इस तरह की बात को वो मान रहे हैं। तो इस लोग जो है इस बात को समझेंगे। वैसे भी लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि नाउ दिस इज नॉट ए पार्टी विद डिफरेंस, this is one बिल्कुल, another political party which wants to remain in the power by using any means, whether it's good or bad। जो कहते हैं साम दाम दंड भेद, सब चीज का इस्तेमाल करो, तो आप ज्यादा दंड भेद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, तो इस तरह के इस्तेमाल से आप अपने को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो देश की जनता उसको देखेगी, उसको समझेगी। पिछले दिनों एक सर्वे भी आया था कि भाई जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले गए, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, और अब तो आप देख लीजिए कि एक मुख्यमंत्री रिहा हो गए, दूसरे मुख्यमंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनको जमानत दे दी है, हाई कोर्ट में अटका हुआ है, क्योंकि आप कोई ना कोई उसमें पेंच फंसा रहे हैं। अगर ईडी से निकल रहे हैं तो आप सीबीआई भेज रहे हैं, वो निकल रहे हैं तो फिर आप कोई और भेज देंगे। तो आप जानबूझ के फंसाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश देख रहा है और इसको लोगों ने अस्वीकार किया, एक सर्वे में अस्वीकार किया कि उनको ये पसंद नहीं है किस तरह से किसी को प्रताड़ित किया जाए विपक्ष का होने की वजह से। और मोहन भागवत जी ने भी कहा कि विपक्ष की बजाय उसको प्रतिपक्ष समझे। तो अभी भी हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग राम की मर्यादा का पालन न करें, इसीलिए तो वहां से बजरंगबली ने गदा मार मार के भगाया है। सिर्फ अयोध्या से नहीं, अयोध्या से लेके आप देखिए कहां कहां जहां भी राम नगरी और उससे जो जुड़े हुए धार्मिक स्थल थे, अब तो उत्तरांचल में भी वहां से भी भगा दिया।
तो इस तरह की चीज़ों को कोई भी जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा, जो सच्चा आस्थावान होगा, जो सच्चा सनातनी होगा, वो स्वीकार नहीं करेगा कि हम सनातन तो के ये हैं, इसका मतलब ये एक बात थोड़ी है कि हम इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें। मजे की बात ये है कि जो अभी एक कांग्रेस सॉरी बीजेपी के लोगों को ये बोला भी गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि आप पब्लिक में जो भी बयान दें उसको सोच समझ कर दें, और जाहिर सी बात है कि ये बयान से कम तो है नहीं कि अगर आप पब्लिकली अपनी एक पोस्ट डालते हैं और उसको पोस्ट को इस तरीके से उस पर रिएक्शन आ रहा है, तो यानी कि प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुनी जा रही है, पार्टी के अध्यक्ष की भी बात नहीं सुनी जा रही है, और वो अपनी ही राह पर चलकर इस तरीके के उल जलूल बयान दे रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ओंकारेश्वर जी फॉर जॉइनिंग ऑन न्यूज लॉन्चर। थैंक यू सर। थैंक यू।